क्या नाम है तुम्हारा? अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। जी हाँ, अव्वल उनके परदादा जी, पाकिर उनके दादाजी, जलालुद्दीन पिताजी और स्वयं उनका नाम था अब्दुल कलाम, ए मैन विद नो हेटर्स। पिताजी व्यवसाय से मल्लाह थे, तो अपने पिता की मदद करने के लिए तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम के मंदिर लेकर जाया करते थे। और जब तक तीर्थ यात्री मंदिर की परिक्रमा करते, तब तक कानों में गूंजती भगवत गीता के श्लोकों के साथ वहां बैठकर फिजिक्स के सिद्धांत पढ़ा करते थे। एक ऐसे आम भारतीय जिनकी विशेषता को किसी विशेषण, विचार या अनुस्वार से परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के गांव रामेश्वरम में हुआ। परिवार काफ़ी बड़ा था, 10 भाई बहन थे, तो अपने परिवार की सहायता के लिए छोटी आयु से ही अखबार बेचना शुरू कर दिया। अखबार इसलिए भी बेचा कि उसे बेचने में पैसे कमाने के साथ साथ वो अखबार को पढ़ भी पाया करते थे। उस समय घर में बिजली नहीं थी, इसीलिए वो लालटेन की रोशनी में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ा करते थे, क्योंकि उनके परिवार के पास उतने ही समय के लिए तेल का पैसा था। लेकिन जब पिता ने उनके पढ़ने का शौक देखा तो 11 बजे तक लालटेन जलाकर उन्हें पढ़ाया। अपनी हाई स्कूल की शिक्षा उन्होंने रामनाथपुरम के स्वॉर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल से की। वहीं जब वो 5वीं क्लास में थे तो उनके टीचर श्री शिव सुब्रमण्यम सिखा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है। बच्चों के समझ न आने पर वे उन्हें समुद्र के किनारे ले गए और प्रैक्टिकली उन्हें डिटेल में समझाया कि चिड़िया कैसे उड़ती है। वहीं से अब्दुल कलाम जी को उनका एम एरोनॉटिक्स उन्हें समझ आ गया था। इरादा कर लिया था कि बड़े होकर पायलट बनना है। इसीलिए उन्होंने मद्रास के सबसे अच्छे कॉलेज MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। ब्राइट स्टूडेंट थे, स्कॉलरशिप भी मिला, पर बाकी पैसों के लिए बहन ने अपना गोल्ड बेचकर 1000 रुपये दिए ताकि उनका भाई पढ़ सके। एरोनॉटिकल की पढ़ाई थी तो प्रोजेक्ट मिला प्लेन का डिज़ाइन बनाने का, पर डिज़ाइन प्रोफेसर को पसंद नहीं आया तो काफ़ी नाराज़ हुए और कहा कि ऐसा डिज़ाइन पर तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी। काफ़ी निराश हुए, परिवार का चेहरा सामने आने लगा। प्रोफेसर से विनती करके 1 महीने का वक्त मांगा, पर प्रोफेसर ने मात्र 3 दिन का टाइम दिया। कलाम जी ने दिन रात एक कर दिया और इतना शानदार डिज़ाइन दिया कि प्रोफेसर की आंखें छलक उठी। ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, अच्छे नंबरों से MIT को पास किया और शुरुआत हुई उनके करियर की। 2 इंटरव्यू का ऑप्शन मिला, एक था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसके लिए दिल्ली जाना था और दूसरा था एयरफोर्स देहरादून। तो स्वाभाविक तौर पर कलाम जी चल दिए अपने सपनों के पीछे, एयरफोर्स देहरादून। लेकिन किस्मत थोड़ी अच्छी ना रही। वहाँ पर 25 लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, जिसमें सिर्फ 8 वैकेंसीज थी और कलाम जी का नंबर था 9। अब एक ही ऑप्शन बचा था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली। पर दिल्ली पहुँचने से पहले ये पहुँचे ऋषिकेश, जहाँ कलाम जी स्वामी शिवानंद जी से मिले और अपने बारे में सब बताया। स्वामी जी ने कलाम जी को श्रीमद् भगवद गीता दी और पढ़ने को कहा और कहा कि विश्वास में बहुत ताकत है, विश्वास रखो, जो तुमने सोचा है वो जरूर होगा। गुरु से मिलने के बाद कलाम जी दिल्ली पहुंचे और DRDO को ज्वाइन किया। जी हाँ, यहीं से उनके DRDO के सफ़र की शुरुआत होती है और डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में आ गए और 1963 में विक्रम साराभाई ने इन्हें सिलेक्ट किया और 6 महीने की नासा में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। और भारत पहुंचने पर इसरो की शुरुआती टीम को इन्होंने ज्वाइन किया। चैलेंजेस बहुत थे क्योंकि भारत के पास उस टाइम इतने फंड्स नहीं थे। सभी साइंटिस्ट जो नासा से ट्रेंड होकर आए थे, उन्होंने एक चर्च को अपना ऑफिस बनाया, बीच पे बनाया अपना लॉन्च पैड और गौशाला में बनाई अपनी लेबोरेटरी। पहला रॉकेट साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर लाया गया था। 1963 में पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कर दिया। काफी कम लोगों को हुई इस बात की जानकारी होगी कि 32 वर्ष की आयु में कलाम जी के परिवार ने उनकी सगाई तय कर दी थी, पर वो काम में इतने खो गए थे कि सगाई वाले दिन सगाई पे जाना भूल गए। परिवार वहां इंतजार करता रहा और इधर कलाम जी रॉकेट बना रहे थे। 1969 में इन्हें इसरो का डायरेक्टर बनाया गया, जहां इन्होंने SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया। इतने मेहनती थे कि दिन में 16 से 18 घंटे काम करते थे। 10 साल में केवल मात्र 2 दिन छुट्टी ली थी। पहली जब पिता का देहांत हुआ, दूसरी उस दिन जब उनकी माता जी का देहांत हुआ। कोई सैटरडे संडे नहीं, कोई 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं, कोई होली दिवाली ईद नहीं।
परंतु फिर भी 10 साल की मेहनत के बावजूद इनका SLV-3 फेल हो गया। हताश परेशान थे क्योंकि सारी देश और दुनिया की नजरें इन पर थी। परंतु फिर एक साल जी जान से काम करके, मेहनत करके उस SLV को इन्होंने सफल बनाया। ये हैं वो हमारे हीरो जिनके कंधे पर बैठकर आज हमारा भारत सैटेलाइट की दुनिया में यहाँ तक पहुँचा है। इंदिरा जी इनके काम से काफ़ी प्रभावित हुई, तो इनके चेयरमैन सतीश धवन जी को और कलाम जी को उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। इंदिरा जी इनसे काफ़ी प्रभावित हुई और चाइना की बढ़ती ताकत को देखते हुए इन्हें और मिसाइलें बनाने का सुझाव दिया। इंदिरा गांधी जी के ऑफिस में ही इनकी पहली बार मुलाकात अटल जी से हुई। कलाम जी ने जैसे ही हाथ मिलाने के लिए अटल जी की तरफ हाथ बढ़ाया, अटल जी ने इन्हें गले से लगा लिया। इंदिरा जी ने मजाकिया लहजे में कहा, अटल जी देख के ये एक मुस्लिम हैं। तो अटल जी ने बहुत सुलझे हुए स्वभाव में कहा कि ये मुसलमान बाद में हैं, पहले ये एक भारतीय हैं और मेरे देश के महान वैज्ञानिक हैं, मेरे देश का गौरव हैं। इसी बीच 1981 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1982 में इन्हें DRDO का डायरेक्टर बना दिया गया। पर ये खुश ना थे क्योंकि चाइना मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहा था। ये एक गजब के इमेजिनेटिव इंसान थे। एक दिन महाभारत पढ़ रहे थे तो बर्बरीक जी की कहानी को पढ़कर वहां से उन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल बनाने का आइडिया मिला, ताकि मिसाइल को यहीं से गाइड किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उसका रास्ता भी बदला जा सके। फिर तो इन्होंने मिसाइलों की झड़ी लगा दी। 1985 में इन्होंने त्रिशूल मिसाइल लॉन्च की, 1988 में पृथ्वी, उसके बाद आकाश और नाग भी। 1989 में अग्नि मिसाइल में भी सफलता प्राप्त की। अग्नि मिसाइल के बाद भारत USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और UK के बाद कलाम जी ने भारत को छठे ऐसा देश बना दिया जिसके पास इतने ताकतवर मिसाइल थे। 1993 में PSLV को सफल बनाया। आज कलाम जी की ही देन है जो कि PSLV की सहायता से हम 10 रुपये प्रति किलोमीटर से भी कम में मंगल तक का सफर पूरा किया। ये कलाम जी की ही देन है जिनके चलते 2017 में हमने 104 सैटेलाइट एक सिंगल रॉकेट से भेजे। दुनिया का सबसे सस्ता लॉन्चिंग प्रोग्राम हमने तैयार किया। वापस चलते हैं 1992 में, जब दूसरे देश एटॉमिक ताकत की धौंस देते थे। तब 1992 से 1997 तक कलाम जी और उनकी टीम पोखरण में आर्मी की ड्रेस में अपना काम कर रही थी, वो भी अमेरिकी सैटेलाइट की नज़रों से बचकर। इस पर एक मूवी भी बनी है परमाणु के नाम से। और 1998 में उन्होंने ऑपरेशन शक्ति को पूरा किया। उस समय अटल जी उनके प्रधानमंत्री थे, जिनके साथ मिलके कलाम जी पूरी दुनिया से लड़ गए और दुनिया को बता दिया कि भारत अब एक एटॉमिक पावर है। 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। 1999 में वो रिटायर हुए। तभी अटल जी ने उन्हें अपनी मिनिस्ट्री में आने का आग्रह किया, पर कलाम जी ने सरल स्वभाव से मना करते हुए कहा कि मैं कॉलेज में जाके पढ़ाना चाहता हूँ, और वापस तमिलनाडु की अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाने लगे। 2002 में अटल जी ने इनसे फिर राष्ट्रपति बनने का आग्रह किया और विनती की कि वो इस बार मना ना करें, तो इस बार उन्होंने हाँ कह दी। विनम्रता की बड़ी मिसाल रहे कलाम जी। जब वो देश के 11वें राष्ट्रपति बने तो मात्र 2 सूटकेस लेकर आए थे, और जब वापस लौटे तो भी उनके पास 2 ही सूटकेस थे। उनकी कुल संपत्ति, रामेश्वरम में उनका एक पैतृक घर, उनकी 2500 किताबें, एक वीणा, एक घड़ी, एक CD प्लेयर जिस पर अक्सर वो भजन सुनते थे, एक लैपटॉप, 6 कमीजें, 4 पैंट, 3 सूट और 1 जोड़ी जूता। पर 40 डॉक्टरेट की डिग्री थी। कभी खुद PhD नहीं की, पर जिस यूनिवर्सिटी में भी जाते थे तो लोग उन्हें डिग्री दिया करते थे। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर अवार्ड, रामानुजम अवार्ड, ना जाने उन्होंने कितने ही अवार्ड जीते हैं। मुस्लिम परिवार में पैदा हुए लेकिन वेजिटेरियन थे। वो कभी परिवारवादी नहीं, राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रपति भवन में अकेले रहते थे। एक बार उन्होंने अपने सारे परिवार को राष्ट्रपति भवन में बुलाया, जहां सभी लोग 8 दिन रहे। 10 भाई बहन थे तो 52 लोग आए। तो कलाम जी ने देखा कि खर्चा बहुत होगा, तो उन्होंने सारे खर्चे को खुद लिखना शुरू कर दिया। चाय पानी से लेकर खान पान तक लिखा। अजमेर शरीफ प्राइवेट बस करके भेजा था, उसका हिसाब भी लिखा। अकाउंटेंट को बुलाया तो पता लगा कि 3,52,000 का खर्च आया है, और उतने ही रुपये का चेक काट के अकाउंटेंट को पकड़ा दिया और कहा कि राष्ट्रपति भवन की जिम्मेदारी केवल राष्ट्रपति की है, उसके परिवार की नहीं। ऐसे थे सभी के लाडले कलाम जी।
आईआईएम शिलोंग में अपना आखिरी लेक्चर देते हुए एक योद्धा की भांति रण में 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की आयु में वो वीरगति को प्राप्त हुए। यूएन उनका बर्थडे स्टूडेंट डे के रूप में मनाता है। वो आज भले शरीर से हमारे बीच ना हो, पर उनकी आत्मा सदैव उनका आशीर्वाद हम सभी भारतीयों को देती रहेगी।